नमस्कार दोस्तों, सीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टॉपिक एटॉमिक रेडियस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, आखिर एटॉमिक रेडियस कहते किसे हैं? तो बात करते हैं कि जैसे हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को ही क्या कहेंगे? इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को ही डिस्टेंस दोस्तों, यही क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस, यानी डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और इस जैसे मान लो इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है और ये इनके बीच की क्या है? दूरी है। यानी ये दोनों बीच के जो न्यूक्लियस हैं, इनके बीच की इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और दोस्तों, जो ये एटॉमिक रेडियस होती है, ये इसका डिवाइडेड बाई 2 होती है। यानी अगर हम माने तो किसी एक मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियस क्या होगी? यहां से यहां तक की तो रेडियस होगी इसकी, इस वाले मॉलिक्यूल की यहाँ। यदि मैं इसको ए मानता हूं, यदि मैं इसको ए मानूं तो क्या होगा? डी ए अपॉन 2। यानी मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। दोस्तों, ये जो एटॉमिक रेडियस है, इसका लेबोरेटरी तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 प्रकार के मेथड बताए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो है इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन मेथड, एक है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, और एक एनएमआर मेथड के द्वारा, यानी एनएमआर मेथड के द्वारा इनको क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। यानी एटॉमिक रेडियस को डायरेक्ट लेबोरेटरी मेथड से ज्ञात नहीं कर सकते। उसको ज्ञात करने के लिए कुछ एडवांस मेथड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन हो गए, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड हो गया, एनएमआर मेथड हो गए, इनके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों, हम टाइप देखते हैं। तो एटॉमिक रेडियस के जो टाइप होते हैं वो होते हैं, जैसे एक तो होती है कोवलेंट रेडियस, एक तो होती है कोवलेंट रेडियस, एक होती है आयोनिक रेडियस, और एक होती है मेटेलिक रेडियस, और एक होती है वांडर वाल रेडियस। अब दोस्तों, हम वन बाय वन एक एक की चर्चा करते हैं। देखो, जो कोवलेंट रेडियस होती है, ये कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बनने से होती है। यानी सबसे पहले क्या होगा? यदि कोवलेंट बॉन्ड है तो वहां पे क्या होती है? कोवलेंट रेडियस होती है। और ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड किस टाइप का बनता है? वो इस टाइप का बनता है। और ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमेशा क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे हम एग्जांपल लें Cl2। अब Cl2 हमारे पास मतलब क्या है? इस Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल के पास, प्रत्येक के पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी अपने जो आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई, इनको अष्टक तो कंप्लीट करना है। अब इनको अष्टक कंप्लीट करने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भाई ये कहेगा इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। अब इसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7 है। अब इनके बीच में समझौता होता है कि यदि मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब जरूरत पड़ेगी तो तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना। ये भी बोलता है भाई हाँ, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, और तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुझे दे दूंगा। तो दोस्तों, इनके बीच में इसी समझौते से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा। यानी मतलब इस समझौते का नाम ही क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। यानी इस समझौते को हम क्या बोल रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या कहा? कोवलेंट बॉन्ड का। और हमेशा कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे दर्शाएंगे? अब दोस्तों, इसको हमने ए कहा और इसको भी हमने ए कहा। यानी ये इन दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। अब ये मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन रेडियस क्या है? रेडियस हमेशा आधी होती है। मतलब इसकी तो रेडियस हमेशा कहां से मापेंगे? यहां से। और ये इनके बीच की दूरी, यानी ये इनके बीच की डिस्टेंस है। तो हम यूं कह सकते हैं कि एटॉमिक जो रेडियस होती है वो डिवाइडेड बाय 2। यानी
डिस्टेंस यानी ए और ए के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा ही क्या कहलाती है, एटॉमिक ये कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। अब दोस्तों हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं, और आयनिक रेडियस हमेशा किन में देखने को मिलेगी, आयंस के अंदर देखने को मिलेगी। और आयनिक रेडियस को हमने 3 प्रकार के भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक तो बात करते हैं कैटायनिक चार्ज, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल पे कैटायनिक चार्ज होगा तो उसको हम कैटायनिक रेडियस का नाम दे देते हैं। एक बात करते हैं हम एनायनिक, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम एनायनिक रेडियस कहेंगे। एक होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। दोस्तों कैटायनिक रेडियस का मतलब क्या है? यदि मेरे पास कोई ए मॉलिक्यूल है, यानी यदि मेरे पास क्या है, कोई इस प्रकार का एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, मैं निकाल दूंगा। जैसे मैं इस पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं तो इसकी क्या हो जाती है, एक चार्ज डेवलप हो जाता है, और उस चार्ज जो डेवलप होता है उसको ही मैं क्या कह रहा हूं, कैटायन कह रहा हूं। यानी ये ए था, इस ए से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही इस पे कौन सा चार्ज आ गया, ए प्लस चार्ज आ जाता है। दोस्तों अब जब रेडियस की बात करते हैं तो ये पेरेंट एटम होता है, यानी ये पेरेंट एटम है और ये इसका मतलब एटम है। तो दोस्तों जब भी पेरेंट एटम होगा और ये कैटायनिक रेडियस के द्वारा जो चार्ज डेवलप होता है तो उसकी रेडियस हमेशा क्या होगी, अपने पेरेंट एटम से कम कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कैटायनिक रेडियस समानुपाती, मतलब ये कम होगी इससे अपने कोरेस्पोंडिंग न्यूट्रल एटम से, इससे अपने कोरेस्पोंडिंग जो न्यूट्रल एटम होता है उससे ये इनका ये होगा। वही बात करते हैं हम एनायनिक रेडियस की। अब दोस्तों जो ये एनायनिक रेडियस है ये क्या होती है कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, वही ए हमारा ए मॉलिक्यूल है, यदि अब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो होता है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इस नेगेटिव चार्ज को ही हम क्या कह रहे हैं, एनायन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हम एनायन कहते हैं, यानी ए माइनस इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब दोस्तों इस पे चार्ज डेवलप होगा, इसका मतलब एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। जब एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया तो उसने जगह घेरी और उससे उसकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब इस पेरेंट एटम से ये जो एनायन बना है इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी इसकी ज्यादा होगी इससे। तो दोस्तों इन तीनों का कंपैरिजन मैं लिखता हूं, इन दोनों का कंपैरिजन क्या लिख सकता हूं मैं, तो वो देखो, यानी एनायनिक रेडियस अपने कोरेस्पोंडिंग जो न्यूट्रल एटम होता है, अपना जो कोरेस्पोंडिंग न्यूट्रल एटम होता है उससे ज्यादा होगी, और ये कैटायनिक रेडियस कम होगी। यानी यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आ जाए और उसमें कैटायनिक चार्ज भी हो, एनायनिक चार्ज भी हो और न्यूट्रल एटम भी हो, और हमें पूछ ले कि बताओ इनका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एनायनिक रेडियस को लिखना है, फिर जो एनायनिक जो बॉन्ड होगा उसको लिखना है, फिर न्यूट्रल एटम को लिखना है, और फिर कैटायनिक बॉन्ड वाले उसको लिखना है। दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि आखिर कैटायनिक रेडियस क्या है, एनायनिक रेडियस क्या है। अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस की, और ये आइसो इलेक्ट्रॉन कह किसे रहे, तो वो हम देखते हैं। दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हम समझते हैं, और इसका मतलब ये है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेम नंबर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि मैं जैसे 2-3 स्पीसीज ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया कि मैं ए लेता हूं, जैसे बी लेता हूं और सी लेता हूं। अब इसके पास चार्ज 1 है, इसके पास चार्ज 2 है और इसके पास चार्ज 3 है, लेकिन तीनों का इलेक्ट्रॉन, इसके जैसे मान लो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्पीसीज जिनके मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे।
अब दोस्तों इनमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो आखिर अब इनकी रेडियाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई इनके इलेक्ट्रॉन सेम है, जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर भी सेम होगा, जब वो सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेम होगा, तो फिर इसकी रेडियाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आओ हम उसी को देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लिया हमने जैसे C4 N-3 O-2 और दोस्तों ये अपना एग्जांपल है। सबसे पहले हमें जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करनी है? जेड की वैल्यू लेनी है। अब इस पे जेड कितना है? तो दोस्तों इसका जो जेड है, जेड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है? जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या यूं कह दो कि एटॉमिक नंबर। ये यूं कह दो कि इनका एटॉमिक नंबर। अब जैसे इसका कितना है? 6, इसका 7, इसका कितना है? 8, इसका कितना है? 9 और इसका कितना है? 10। अब दोस्तों इन पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो भी हम बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 तो इसके हैं और -4, और -4 का मतलब होगा इसको जोड़ देंगे, यानी कितना हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों हमें यहां से क्या करना है? हमें इस ZE की वैल्यू को निकालना है। अब मैं क्या कर दूं, इसको इस तरीके से कर दूं, यानी ZE की वैल्यू, यानी Z/E मैं कर दूं येलो 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 येलो। ठीक है, मतलब ये चीज हमें क्या हो गई? Z/E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने Z निकाला, कैसे निकाला वो हमने देख लिया, कैसे हमने इलेक्ट्रॉन निकाले वो भी हमने देख लिए। अब दोस्तों इसका रीजन ये है कि यदि ZE का जो डिफरेंस है, यानी Z/E का जो डिफरेंस है वो इधर से जाने पर बढ़ रहा है। यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.6 आ जाएगा, इसके पास 0.7 आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, ये 0.9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है? इधर से इधर जा रहा हूं तो इस ZE का जो मतलब जो अंतर है वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। मतलब ZE की जो वैल्यू है वो इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो ZE बढ़ेगा, इसका मतलब क्या बढ़ता है? Z इफेक्ट भी बढ़ेगा, यानी इसके ऊपर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो भी बढ़ता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है? साइज कम हो जाती है। क्या हो जाती है? साइज कम हो जाती है, यानी साइज जहां पे कम होती है वहीं तो क्या होगा? Z इफेक्ट बढ़ेगा। और इसकी बात हम आगे करेंगे दोस्तों। इसका मतलब साइज घट रही है। अब साइज घटेगी इसका मतलब क्या हो रहा है? रेडियाई भी क्या हो रही है? घट रही है। अरे रेडियाई भी क्या हो रही है? घट रही है। अब हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियाई की। और ये जो मेटेलिक रेडियाई होती है वो हमेशा मेटल के अंदर बनती है, यानी मेटल जो होते हैं उनके अंदर बनेगी। और हमेशा जो मेटेलिक जो बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा इस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। जबकि जो वांडरवाल जो रेडियाई होती है, यानी वांडरवाल जो बॉन्ड होते हैं वो इनके अंदर क्या होगा? वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और वीक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण क्या होता है? ये दूर दूर बनते हैं। और जो वांडरवाल जो फोर्स होता है वो गैसियस एटम में देखने को मिलता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगी, मेटलिक रेडियाई के बीच की डिस्टेंस ये होगी। और हम ये कहते आ रहे हैं कि इस दूरी को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम क्या कह रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और हमेशा जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो आधी होगी, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात यही कर रहे हैं कि ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी इस एटम की और इस एटम की। लेकिन रेडियाई तो इसकी आधी होगी ना भाई। इस एटम के लिए रेडियाई क्या होगी? ये। और इस एटम के लिए रेडियाई क्या होगी? ये। तो इसका मतलब जो मेटेलिक रेडियाई होती है वो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होती है। ये क्या है? मेटेलिक रेडियाई। उसी प्रकार जो वांडरवाल रेडियाई है, ये वांडरवाल रेडियाई भी क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं हम? इसको वही हम बोल रहे हैं इंटर
न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी हमेशा क्या होती है, इसकी आधी होगी। यानी हम अब रेडिया की बात करेंगे तो वो रेडिया यहाँ से लेकर हम यहाँ तक की बात करेंगे और इससे के लिए हम यहाँ तक की बात करेंगे। और ये जो एटॉमिक रेडिया, ये जो वान डेर वाल रेडिया होती है वो हमेशा वो भी इसी प्रकार होती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ये अपनी कोवेलेंट रेडिया है। अगर इनकी रिलेटिव ऑर्डर की बात करें तो रिलेटिव जो ऑर्डर होगा, यानी रिलेटिव ऑर्डर वो किसके आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर। तो सबसे पहले वान डेर वाल रीडिंग कौन सी होगी, वान डेर वाल रीडिंग, फिर मेटेलिक रेडियन, और फिर हम बात करेंगे कोवेलेंट रेडियन, फिर हम किसकी बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियन। ये इनका रिलेटिव ऑर्डर होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्गता के आधार पर बात करें, ये रिलेटिव ऑर्डर हमने किसके आधार पर किया, इनकी डिस्टेंस के आधार पर, यानी इन दोनों के एटम की डिस्टेंस के आधार पर, यानी इनकी जो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उसका रिलेटिव ऑर्डर के आधार पर हमने ये बात की। क्योंकि देखो इन दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। फिर बात करेंगे हम मेटेलिक रेडियस में, तो मेटेलिक रेडियस की जो डिस्टेंस है वो इससे तो कम है, लेकिन कोवेलेंट रेडियस से क्या है, ज्यादा है, और कोवेलेंट रेडियस में सबसे कम है। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स के आधार पर बात करेंगे तो फोर्स के आधार पर बात करेंगे तब इसका उल्टा हो जाएगा। यानी क्योंकि देखो सबसे नजदीक इसका मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फिर ये, और फिर वान डेर वाल फोर्स। और इसलिए तो कहते हैं भाई वीक जो फोर्स होता है वो सबसे किसमें होता है, वान डेर वाल जो फोर्स होता है वो होता है। दोस्तों अब हम एटॉमिक रेडियस की फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं। और फैक्टर अफेक्टिंग यानी मतलब एटॉमिक रेडियस पर किसका प्रभाव पड़ता है, यानी इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो अपना कारक है वो है जेड इफेक्ट, और जो दूसरा कारक है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको ही हम क्या कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले तो हम दोस्तों जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखते हैं। वैसे तो मैंने इनके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको कंप्लीट देख सकते हो, वहां से आप इन दोनों को समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा जनरल आइडिया दे देता हूं। देखो सबसे पहले ये नाभिक है, और इस नाभिक के चारों तरफ कौन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों अब इस जो नाभिक है, ये जो अपनी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस प्रत्येक एटम, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। और ये नाभिक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यानी ये जो अट्रैक्शन फोर्स, यानी इस नाभिक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर इफेक्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इफेक्ट कहते हैं। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी तो इसमें क्या लगा रहे हैं, अरे इस पे प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, यानी रिपल्सन कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इस पर रिपल्सन लगाया जा रहा है। जब ये रिपल्सन लगता है यानी ये इसको क्या कर रहे हैं, सील्ड कर रहे हैं, सीलिंग कर रहे हैं। यानी इस इफेक्ट को जो रिपल्सन लगता है इसको ही हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। यानी इसको ही क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब दोस्तों मतलब इसका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और इसका रिपल्सन लग रहा है। नाभिक के द्वारा तो अट्रैक्शन लग रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिपल्सन फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इफेक्ट। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्ट क्या है, तो इन दोनों का जो अंतर है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो ही क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इस नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर 100 मतलब न्यूक्लियर फोर्स लगाया जा रहा है, जबकि रिपल्सन कितना लग रहा है, रिपल्सन ये मान लेते हैं कि 70 यानी 17 लग रहा है, 70 लग रहा है। तो इन दोनों का जो अंतर है, अंतर कितना बचा, 30। ये 30 ही क्या है, जेड इफेक्ट है।
अब दोस्तों मैं तो इसको मान लेता हूं भाई ये 100 है, ये 100 है। अब मैं अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ा रहा हूं, जैसे मान लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा दिया, ये लो मैंने 10-10 बढ़ा दिए, तो जेड इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ा? तो जेड इफेक्ट बढ़ा या घटा? तो इसका मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ये बढ़ता है तो ये घटता है। अरे समझ में आया ना? तो इसका मतलब आगे हमारे पास क्या है कि जेड इफेक्ट बढ़ता है, यानी जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं जेड इफेक्ट बढ़ेगा, इसका मतलब साइज बढ़ेगी, सॉरी साइज घटती है। क्योंकि देखो जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और वो ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इससे क्या होगी? साइज कम होगी, और जब साइज कम होगी तो एटॉमिक जो रेडियाई होती है वो भी क्या होती है? कम होती है। वही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे। यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, अब हम क्या कर रहे हैं? देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, यानी अगर ये स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है ये बढ़ता है, क्या होता है? ये बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट क्या होगा? अब जेड इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो ये बढ़ता है, इसका मतलब जेड इफेक्ट क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब जेड इफेक्ट घटेगा, और जब जेड इफेक्ट घटेगा इसका मतलब क्या होगा? साइज बढ़ेगी। अरे साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब अपना जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, यानी नंबर ऑफ सेल का मतलब है यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती है, यानी एन का मान बढ़ता है, तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। एन का मतलब क्या है? जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्रत्येक आवर्त में जाने पर एक अपने एन का मान बढ़ता है, और एन का मान बढ़ेगा, इसका मतलब एक कोस आ जाएगा, और उससे साइज बढ़ जाती है और एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ जाती है। जो अपना चौथा पॉइंट है वो है रेडियाई समानुपाती किसकी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है पॉजिटिव चार्ज की। और ये जो रेडियाई समानुपाती होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के। इसका मतलब ये है यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी रेडियाई ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वही अगर उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक जो रेडियाई होती है ये रेडियाई भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। यानी इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जितना होगा उतना ही ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज जितना, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियाई उतनी ही कम होगी। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें तो हम Fe+2 और Fe+3, इसका मतलब इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? इधर से इधर गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अरे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इसका मतलब इसकी एटॉमिक जो रेडियाई होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? तो वो घटेगी। लेकिन यदि जैसे ये O है, O- है और O-2 है, मैं इधर से इधर जाऊं, इसका मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? एटॉमिक जो चार्ज है वो रेडियाई की क्या है? ये समानुपाती है। इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि इस वाले केस में एटॉमिक रेडियाई किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की। पीरियोडिक वेरिएशन का क्या मतलब है? यानी ये पीरियोडिक टेबल यहां से स्टार्ट होती है, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर, यानी ये लेफ्ट है और ये इसका क्या है? राइट है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी आवर्त सारणी में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या होगा? साइज डिक्रीज होती है, इसका मतलब नाभिकीय आवेश, यानी जो जेड इफेक्ट होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो क्या होता है? वो बढ़ता है। जब साइज घटेगी जेड इफेक्ट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? एटॉमिक जो रेडियाई होती है वो घटेगी या बढ़ेगी? तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? हमेशा डिक्रीज होती है।
अब दोस्तों वही हम अप टू डाउन की बात करें, यानी अप टू डाउन, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एन का मान बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो बढ़ते हैं। जब इसके बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ेगी, साइज क्या हो जाती है, बढ़ेगी, और जब साइज बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट का मान क्या होगा, घटेगा। इससे एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी एटॉमिक जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो दोस्तों ये आज का अपना छोटा सा सेशन था। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।